कम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करें एक 11th की यूनिट जो कि हमारी सेल वाली यूनिट। 12th की एक यूनिट है हमारी इकोलॉजी वाली, उसका हमने एक चैप्टर कंप्लीट करा है। एक चैप्टर हम 11th का कंप्लीट करेंगे ताकि साथ के साथ हमारे दोनों चलते रहें 11th और 12th भी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। व्हेन यू लुक अराउंड, जब अपने आसपास देखते हो तो तुम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स देखते हो तो यू मस्ट हैव वंडर, तुम आश्चर्यचकित तो होते होंगे और अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है, व्हाट इज़ दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, कि ऐसा क्या है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है। और व्हाट इज़ दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज़, और ऐसा क्या है जो इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं है और लिविंग थिंग के पास है। तो इसका आंसर क्या है, प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या प्रेजेंट है उसके पास, लाइफ की बेसिक यूनिट सेल प्रेजेंट है जो उसको क्या बनाती है, लिविंग बनाती है। द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, सेल्स के बने हैं। कुछ बने हैं सिंगल सेल के, उनको कहा जाता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। कुछ बने हैं बहुत सारे सेल्स के, उनको कहा जाता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। वॉट इज़ अ सेल, सेल क्या है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ, अब जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल के बने हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अपने आप पे ही अपने आप आत्मनिर्भर होकर अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं, रह सकते हैं। दूसरा, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, जो भी एसेंशियल फंक्शंस है, जो भी आवश्यक फंक्शन है लाइफ के लिए, उनको परफॉर्म कर सकते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, मतलब कोई भी चीज़ अगर उसके पास सेल नहीं है, मतलब सेल तो बेसिक यूनिट है, अगर उसे लाइफ की जो भी चीज़ें हैं अपनी फंक्शनल एसेंशियल फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करके रखना है तो सेल का होना आवश्यक है। अगर सेल से कोई चीज़ कम है तो वो चीज़ हम अपनी लाइफ के लिए जो भी एसेंशियल फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म नहीं कर सकती। तो हेंस सेल इज़ द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या क्या है वो, फंडामेंटल भी है, स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है। तो ये तीनों चीज़ें हमें याद रखनी है, क्या क्या है, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो सेल ये तीनों चीज़ें हैं। जो एंटोन वॉन ल्यूवेन्हुक थे, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइफ सेल, इन्होंने क्या देखा था, सबसे पहले इन्होंने देखा और डिस्क्राइब करा लाइफ सेल को, किसने, एंटोन वॉन ल्यूवेन्हुक। जो रॉबर्ट ब्राउन थे लेटर उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस का। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन कि एंटोन वॉन ल्यूवेन्हुक जो थे उन्होंने क्या देखा, सबसे पहले किसने देखा था, एंटोन वॉन ल्यूवेन्हुक ने, और उन्होंने बताया लाइफ सेल के बारे में। रॉबर्ट ब्राउन ने लेटर डिस्कवर करा न्यूक्लियस के बारे में। The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structure details of the cell। जो इन्वेंशन था किसका, माइक्रोस्कोप का, और उसके इम्प्रूवमेंट का, जिसके वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील कर पाए और सारे स्ट्रक्चर सेल के अंदर जो जो प्रेजेंट थे। अब हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी क्या है। 1838 में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। 1838 में कौन थे, मैथियस स्केल्डियन इन 1838। ये क्या थे, जर्मन बोटानिस्ट। इन्होंने एग्जामिन करे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स और ऑब्जर्व करा कि जो सारे प्लांट्स हैं किसके बने हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। देखो, नॉट अ सेम काइंड, क्या रखना है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल के बने हैं विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, और क्या बनाते हैं, फिर वो टिश्यू बनाते हैं प्लांट का। तो इन्होंने क्या देखा 1838 में, ये थे मैथियस स्केल्डियन, जर्मन बोटानिस्ट हैं। इन्होंने एग्जामिन करे बहुत सारे प्लांट्स को और ऑब्जर्व करा कि जितने भी प्लांट्स हैं किसके बने हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने हैं जो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं प्लांट का। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी समय पे एक और थे, कौन थे, थियोडोर श्वान 1839। तो एक वो थे 1838, ये थे 1839 में। ये कौन थे, ब्रिटिश के थे, एक जूलॉजिस्ट थे। जो हम ऐसे याद कर सकते हैं, श्वान क्या होती है, एनिमल होता है, तो श्वान कौन थे, जूलॉजिस्ट। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, और इन्होंने क्या पढ़े, एनिमल सेल पढ़े, और रिपोर्टेड डैट, और ये बताया कि जो सेल है उनके पास क्या है, एक थिन आउटर लेयर है, सेल के बाहर एक पतली सी आउटर लेयर है जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से हम जानते हैं। तो ये किसने बताया, थियोडोर श्वान ने बताया। किस नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ही ऑल्सो कंक्लूडेड, इन्होंने ये भी कंक्लूड करा कि अपनी स्टडी के बेसिस पे कि जो प्लांट है
प्लांट का जो टिश्यू है, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, वहाँ पे सेल वॉल का प्रेजेंट होना वो यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल्स के लिए। मतलब सेल वॉल कहाँ मिलेगी? प्लांट्स में मिलेगी, ना कि एनिमल में। लेकिन ये किसने बताया प्लांट के बारे में? थियोडोर श्वान ने ही बताया अपनी स्टडी के बेसिस पर। उन्होंने कंक्लूड करा कि जो प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है जिससे प्लांट सेल में ही मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अब इन दोनों के बेसिस पे किस किस की थ्योरी? स्केल्टन और श्वान की। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अब पहले तो श्वान ने प्रपोज करी हाइपोथेसिस की जो बॉडीज़ है एनिमल की और प्लांट की वो किसकी बनी हुई है? सेल और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स की। ये हाइपोथेसिस किसने दी? श्वान ने। स्केल्टन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, इन्होंने मिलकर क्या बनाई? सेल थ्योरी बनाई। दिस थ्योरी, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था कि ये नहीं बता पाई कि सेल आता कहाँ से है। दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन अस टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, कि नए सेल्स बनते कैसे हैं। तो इनकी थ्योरी, ये इनके पास जो इनका ड्रॉबैक था उसको फुलफिल किसने करा? एक थे रुडोल्फ विर्चो, 1855। इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि जो सेल डिवाइड करता है और न्यू सेल बनते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल कहाँ से बनते हैं? पुराने ही सेल से बनते हैं, दैट इज़ ओमनी सेल्यूलाए ई सेल्यूलाए। तो इन्होंने क्या दिया रुडोल्फ विर्चो ने? कि जो नया सेल बनता है पुराने सेल से ही बनता है। इन्होंने एक्सप्लेन किया सेल डिवाइड करते हैं और नए सेल्स बनते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज़ ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। तो पूछा जाता है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला टर्म जो थी किसने दी थी? ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस, इन्होंने हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया स्केल्टन और श्वान की, और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी। क्योंकि इनकी जो हाइपोथेसिस थी उसमें एक ड्रॉबैक था तो इन्होंने इसको मॉडिफाई करा, उसको फाइनल शेप दी। तो सेल थ्योरी क्या बनी फिर? कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं? सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के, और जितने भी सेल्स अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। तो ये है हमारी मॉडिफाइड फाइनल सेल थ्योरी। अब एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल, अब हम समझते हैं, ओवरव्यू देखते हैं कि आखिर सेल है क्या। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन एन ऑनियन पील और अ ह्यूमन चीक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। 9th क्लास में हम ये सब ने एक्सपेरिमेंट किए हैं। अनियन पील में देखा है, ह्यूमन चीक सेल के हमने अंडर माइक्रोस्कोप देखे और देखा है कि कैसा वहाँ पे सेल दिखता है। लेट अस रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर। जो ऑनियन सेल था एक टिपिकल प्लांट सेल का एग्जाम्पल है। हैज़ अ डिस्टिंक्ट, क्या थी? उसके पास सेल वॉल देखने मिलती थी आउटर बाउंड्री पे, एंड जस्ट विद इन इट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। पहले सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, और ये यहाँ सेल हमारा, हम ऐसे कह सकते हैं ना। तो यही देखते हैं हम, ये क्या देखते हैं? सबसे पहले सेल वॉल देखते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? प्लांट सेल की। फिर देखते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज अ डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब किसकी बात कर रहे हैं? ये ह्यूमन चीक सेल की। ह्यूमन चीक सेल में क्या थी? एक आउटर मेम्ब्रेन थी, डेलिमिटिंग से स्ट्रक्चर सा पतला सा। आउटर मेम्ब्रेन किसकी बात की जा रही है? ये ह्यूमन चीक सेल ले लो, इसके पास एक ऐसी लेयर है, ये सेल है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ। तो ये क्या है? ह्यूमन चीक सेल की बात की गई है, एक थिन पतली लेयर। ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। इनसाइड अ ईच सेल, हर एक सेल के अंदर क्या है? एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। ऐसे यहाँ भी मिलेगा न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसको मेम्ब्रेन ने कवर किया होगा। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोजोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोजोम। अब इसे लिखते चलते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। देखो इन्होंने क्या कहा, हर ह्यूमन चीक सेल देख लिया, उसके पास क्या था? एक आउटर मेम्ब्रेन थी, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हर एक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसे न्यूक्लियस कहा गया। अब न्यूक्लियस के पास क्या है? क्रोमोसोम, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटीरियल डीएनए। तो ये है न्यूक्लियस जो कि क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस पे क्या मिलेगा हमें? क्रोमोसोम मिलेगा, और क्रोमोसोम पे क्या मिलेगा हमें? हमारा जेनेटिक मटीरियल, दैट इज डीएनए। Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas the cell that lack membrane bound nucleus are called prokaryotic. अभी हमने देखा कि इन दोनों में क्या मिल रहा था? प्लांट सेल, जो हम ऑनियन सेल देख रहे थे और ह्यूमन चीक सेल देख रहे थे, वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मिला। तो ये दोनों कौन से सेल हुए? यूकैरियोटिक सेल। और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं मिलता वो कहलाया जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसमें यही लिखा गया है कि cells that have membrane bound nuclei are called the eukaryotic, whereas the cell like membrane bound nucleus are called prokaryotic. दोनों जो both prokaryotic और eukaryotic सेल हैं वो a semi fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cell. अब चाहे ये प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, तो जो यूकैरियोट में है वो तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मिलेगा, यहाँ ऐसे मिलेगा। लेकिन दोनों में क्या मिलेगा? यहाँ पे साइटोप्लाज्म दोनों में ही मिलेगा। यहाँ भी साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ भी साइटोप्लाज्म होगा। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। ये PYQ है, पूछा गया कि
क्या चीज़ है या कौन सा ऑर्गेनेली है जो मेन एरेना होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ का इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, तो दैट इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप सेल इन द लिविंग स्टेट। अब वो ये पूछ ले कि बहुत सारे जो जितने भी वेरियस केमिकल रिएक्शन है वो कहाँ होते हैं? इसी के अंदर होते हैं। और क्यों होता है? सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए। बिसाइड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा जो यूकैरियोटिक सेल है हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। अब जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस तो मिल गया, अभी कह रहे हैं तो यहाँ लिख लेते हैं ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, ठीक है। यू का मतलब ही होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। अब जो यूकैरियोटिक सेल था उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस तो था ही। ये जो पर्पल से हमने ड्रॉ किया है ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है हमारा। अभी कह रहा है कि इसके पास दूसरे भी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिन्हें ऑर्गेनेलीज कहा जाता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड द वैक्यूल्स। तो ये सब इसमें की मिलेंगे यहाँ पे। ये यू मान लो ER हो गया, इधर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गई, गोल्जी अपरेटस हो गया, ये सब मिलेंगे यूकैरियोट में। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास ऐसे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। अब होता क्या है इनमें? जो मिलता है एक चीज़, दैट इज़ जो राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और वो दोनों में ही मिलेगा, फाउंड इन ऑल सेल्स। यूकैरियोट में मिलेगा, प्रोकैरियोट में मिलेगा। तो राइबोसोम यहाँ भी प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में दोनों में। ये क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेलीज। अब ये कह रहे हैं कि जो राइबोसोम है वो आपको साइटोप्लाज्म में तो मिलेगा। देखो ये हमने क्या ड्रॉ करा था, येलो कलर से पूरा साइटोप्लाज्म ड्रॉ करा था। ये जो येलो येलो से ये क्या है? पूरा साइटोप्लाज्म है। तो ये कह रहे हैं साइटोप्लाज्म में तो राइबोसोम मिल ही रहा है। राइबोसोम क्या है? जो ग्रीन से बनाया हमने, ठीक है। तो ये कह रहे हैं उनके अलावा जो सेल के अंदर दो और ऑर्गेनेलीज होते हैं, कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट प्लांट में और माइटोकॉन्ड्रिया। इन पे क्या मिलता है? इनका खुद का अलग से ER होता है, एंड ऑन रफ ER। इन सब पे क्या होते हैं? खुद के राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म में तो मिल ही रहा है, उसके अलावा दो ऑर्गेनेलीज हैं विद इन द टू ऑर्गेनेलीज, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इन पे क्या मिलते हैं? हमें राइबोसोम्स मिलते हैं। एनिमल सेल कंटेन अनदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अब जो एनिमल सेल है उसके पास राइबोसोम के अलावा एक और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मिलता है, दैट इज सेंट्रोसोम। सॉरी, कौन सा? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है राइबोसोम के अलावा, दैट इज सेंट्रोसोम, जो किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज। सेल कैसे डिफर करता है? साइज में, शेप में, एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जाम्पल जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल्स है और कितना है? आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। वाइल वहीं पे अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया कितना चला सकता है? कुड भी 3 to 5 माइक्रोमीटर तक चला जाता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा है? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अमंग मल्टीसेलुलर बात की जाए ऑर्गेनिज्म में तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये पूछते हैं। अगर मल्टी सेल में बात की जाए तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल का डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब देखो यहाँ से PYQ पूछा गया है, यहाँ क्या लिखा है? डायमीटर, और उसने कर दिया था लेंथ या कुछ और ही ऐसा। तो याद रखना है हमें लाइन एज इट इज़ लाइन्स याद रखनी है कि डायमीटर कहाँ है, कहाँ साइज़ में क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, क्या चीज़ कही गई है। अब जो नर्व सेल है कुछ जो क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स हैं। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। सेल्स शेप में भी वेरी करते हैं। दे मे बी डिस्क लाइक, वो डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलमनार हो सकते हैं, क्यूबॉइड हो सकते हैं, थ्रेड लाइक हो सकते हैं और इवन इरेगुलर भी हो सकते हैं। जो शेप है सेल की में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। जो शेप है सेल की वो वेरी करती है जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उस बेसिस पे भी। अब यहाँ ऊपर डायग्राम में देखते हैं कौन कौन से सेल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया है द रेड ब्लड सेल, कैसे होते हैं? राउंड और बाय कनकेव। फिर दिया है WBC वाइट ब्लड सेल्स, ये क्या है? अमीबॉइड। फिर है कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स, ये कैसे है? लॉन्ग और नैरो। ये है हमारा नर्व सेल जो ब्रांच एंड लॉन्ग होता है। ये हमारे ट्रैकिड्स एलोंगेटेड हैं और ये मीजोफिल राउंड एंड ओवल। अब देखो अगर किसी ने मॉर्फोलॉजी पढ़ी हुई है तो उसे समझ आएगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोनोकॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था मीजोफिल सेल्स भी दो टाइप के होते थे, पेलिसेड और स्पॉन्जी। तो डाइकॉट में तो डिफ्रेंशिएशन मार्क था लेकिन मोनोकॉट में वो डिफ्रेंशिएशन मार्क नहीं होता। तो किसके एग्जाम्पल है? मोनोकॉट का दिया हुआ है। ये क्या है? मीजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल है। ट्रैकिड कैसा है? एलोंगेटेड है। नर्व सेल कैसी है? ब्रांच एंड लॉन्ग।
नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, और इसमें यह भी याद रखना है कि शेप जो है सेल की वो वेरी करती है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब हम चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की तरफ। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो रिप्रेजेंट करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है प्रोकैरियोटिक सेल को? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म और पीपीएलओ, ये सब मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। तो द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म एंड पीपीएलओ, दैट इज प्लूरो निमोनोलाइक ऑर्गेनिज्म। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। दे आर जनरली स्मॉलर, ये क्या है? स्मॉलर, छोटे हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं मोर रैपिडली दैन द यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल के कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा रैपिडली अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप, ये शेप में वेरी करते हैं, साइज में वेरी करते हैं। 4 बेसिक शेप्स मिलती हैं बैक्टीरिया में, दैट इज बैसिलस, ये कैसी होती है? रॉड लाइक। कॉकस कैसी होती है? स्फेरिकल शेप। विब्री होती है कॉमस शेप्ड, और स्पाइरलम होती है स्पाइरल शेप। अभी हम इसकी शेप्स भी आगे देखेंगे। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोटिक सेल की फंडामेंटली सिमिलर है। इवन जो प्रोकैरियोट एग्जिबिट है वो उनमें वैरायटी ऑफ शेप्स और फंक्शंस देखने मिलता है। ये क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन तो सेम है, उसके अलावा भी इसमें बहुत सारी वाइड ऑफ वैरायटी उसके शेप में, फंक्शन में क्या देखने मिलती है? वैरायटी देखने मिलती है। अब जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं हैव अ सेल वॉल, उनके पास क्या मिलेगी? सेल वॉल मिलेगी जो सराउंड करेगी प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन को, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्म। और कहाँ में नहीं मिलेगी? वो माइकोप्लाज्म में नहीं मिलेगी। तो ऑल, जितने भी, अब यहाँ से भी कई बार जैसे सम प्रोकैरियोट्स लिख देते हैं, कई बार फ्यू लिख देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है ऑल, मतलब सारे के सारे, सब में सेल वॉल मिलेगी, उसको सराउंड करता हुआ सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है किसमें नहीं मिलती है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। अब जो फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल था, मतलब जो साइटोप्लाज्म था, वहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि हम पढ़ के आए प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं मिलता। अब जो जेनेटिक मटेरियल है बेसिकली नेकेड ऐसे ही पड़ा रहता है, नॉट एनवलप बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर करके नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, अ सर्कुलर डीएनए। अब जो डीएनए क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। मैनी बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए मिलता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, मतलब उनके जीनोमिक डीएनए के अलावा भी एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए मिलता है बैक्टीरियाज में। ये हमने देखा भी है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। जो मतलब जो ड्रॉपर्स हैं उनको पता होगा ये। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, आगे बता भी दिया, इस छोटे डीएनए को क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। अब जो प्लाज्मिड डीएनए कंफर्म करता है कुछ सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, मतलब प्लाज्मिड का होना क्या है? उनके कुछ उनको यूनिक कैरेक्टर्स देता है, फिनोटाइपिक जो आसानी से हम देख सकते हैं। तो प्लाज्मिड क्या कंफर्म करता है? कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर बैक्टीरिया में। वन सच कैरेक्टर, एक कैरेक्टर क्या है जो प्लाज्मिड की वजह से आता है? वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, वो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो करता है ड्यू टू प्लाज्मिड। इन हायर क्लासेस, वही 12th में आप पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड डीएनए को कैसे यूज़ किया जाता है, और कैसे उसे मॉनिटर करते हैं बैक्टीरिया के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉरेन डीएनए के साथ। ये हम बायोटेक वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ते हैं, और उसमें भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जब हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है किस में मिलेगी? यूकैरियोट्स में मिलेगी, क्योंकि हमने देखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली कहाँ मिलता है? यूकैरियोट्स में। नो ऑर्गेनली लाइक द वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स, जितने भी ऑर्गेनली यूकैरियोट्स में मिलते हैं उनमें से वैसे प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं। एक एक्सेप्शन है बस, क्या है वो? राइबोसोम। किसको छोड़ के? राइबोसोम को छोड़ के, मतलब राइबोसोम ऐसा है जो यूकैरियोट में भी मिलेगा, प्रोकैरियोट में मिलेगा, बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सब यूकैरियोट में मिलने वाले हैं। जो प्रोकैरियोट है हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। अब प्रोकैरियोट के पास क्या यूनिक है? उनके पास एक चीज़ यूनिक है, किसके फॉर्म में? इंक्लूजन्स के फॉर्म में। ये क्या है? एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म है सेल मेम्ब्रेन की। अब हमने देखा था ये सेल वॉल, सॉरी, जो सेल वॉल होती है उसको कौन सराउंड करके रखती है? सेल मेम्ब्रेन सराउंड करके रखती है। अब जो ये इंक्लूजन है वो क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन ही है वो थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट हो गई, अलग हो गई, तो उसने क्या कर दिया? जो स्पेशलाइज डिफरेंशिएटेड फॉर्म है सेल मेम्ब्रेन की, जिसे क्या कहते हैं हम फिर? मीजोजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? मीजोजोम्स कहते हैं। इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो पूछ ले क्या कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट्स का? तो मीजोजोम का प्रेजेंट होना है, ये कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट्स की। दे आर एसेंशियल इन फोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है? एसेंशियल आवश्यक फोल्डिंग्स है सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, इनको मीजोजोम्स कहा जाता है। और ये क्या है? इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कह सकते हैं, मीजोजोम्स का प्रेजेंट होना प्रोकैरियोट्स में।
अब इसका सेल एनवलप और इसकी मॉडिफिकेशन कि इसका जो सेल एनवलप है, जो सेल को कवर करके रखता है, वो क्या है और उसकी मॉडिफिकेशंस क्या क्या है। मोर प्रोकैरियोटिक सेल जितने मोस्ट प्रो, अब क्या यहाँ क्या क्या है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक, ऊपर था ऑल, यहाँ है मोस्ट की ज़्यादातर। पर्टिकुलरली कौन, बैक्टीरियल सेल, इनके पास क्या है, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है, मतलब जो सेल को कवर करके रखता है वो केमिकली बना होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। जो सेल एनवलप है उसके पास एक टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्या मिलेंगी, ऐसे टाइटली बाउंड, आपस में टाइटली बाउंड होंगी और ऐसे 3 लेयर का स्ट्रक्चर मिलेगा। दैट इज आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहर वाली क्या कहलाई जाएगी, ग्लाइकोकैलिक्स। outermost one is the glycocalyx followed by the cell wall and then the plasma membrane। फिर कौन आएगी, फिर आएगी सेल वॉल और उसके बाद आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये है इसका 3 लेयर्ड केमिकली बाउंड टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर। सबसे पहले आउटर मोस्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर है सेल वॉल, फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवलप परफॉर्म अ डिस्टिंक्ट फंक्शन, और हर एक लेयर क्या है, एक अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। अब ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पूछा गया है। ये तीनों मिलके क्या काम करती हैं, एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती है, मतलब प्रोटेक्शन का काम करती हैं तीनों मिलके। अब बैक्टीरिया को हम 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, किस बेसिस पे, इसी बेसिस पे। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवलप, क्योंकि सेल एनवलप में क्या डिफरेंस है, इसी के बेसिस पे 2 टाइप के बैक्टीरिया आ जाते हैं। और दूसरा क्या है, एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाय द ग्राम विज, और वो उस स्टेनिंग प्रोसीजर पे कैसे रिस्पॉन्स करते हैं जो ग्राम विज ने डेवलप किया था। इन 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे 2 टाइप के बैक्टीरिया आते हैं। सबसे पहले आते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो होते हैं जो ग्राम स्टेन को ले लेते हैं, और ग्राम निगेटिव वो होते हैं जो ग्राम स्टेन को नहीं ले पाते। तो दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन, जो ग्राम स्टेन ले लेंगे उनको कहेंगे ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं ले पाएंगे उनको कहेंगे हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन अ कंपोजिशन एंड द थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये आउटर मोस्ट वाली अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग मिलेगी। कैसे मिलेगी, किस तरीके से अलग होगी, कंपोजिशन मतलब कि जिस चीज़ की बनी हुई है वो चीज़ अलग होगी, और थिकनेस, किसी में ज़्यादा थिक किसी में कम थिक, तो इन बेसिस पे अलग अलग तरीके से मिलेगी बैक्टीरिया में। इट कुड बी अ लूज शीट, एक लूज शीट की फॉर्म में भी हो सकती है, जिसे तो हम कहेंगे स्लाइम लेयर। वहीं पे कुछ में क्या मिलेगी, थिक और टफ के फॉर्म में मिलेगी, तो कहेंगे कैप्सूल। अब जो सेल वॉल है वो क्या करती है, वो डिटरमाइन करती है शेप को। तो द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम द बर्स्टिंग और द कोलैप्सिंग। तो क्या काम है इसका, सेल वॉल का काम है क्या मेंटेन करके रखना, सेल की शेप को मेंटेन करके रखना, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट देना, ताकि बैक्टीरिया को बर्स्ट करने से, कोलैप्स करने से वो बचा सके। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। अब इसका मतलब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कि वो कुछ चीज़ों को जो सेलेक्ट करेगी, जिनको वो सेलेक्ट करेगी उन्हीं को अपने थ्रू पास होने देगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से कौन इंटरैक्ट कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे, मतलब ग्लाइकोकैलिक्स भी आने देगी, सेल वॉल भी आने देगी। अब उसके बाद क्या है कि अब जो भी सामान आएगा वो किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको अलाउ करेगी वही अंदर जा सकता है, सेल के अंदर बाकी नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या कहा गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब वो सिलेक्ट करके ही आपको एंट्री दिलाएगी, परमिट देगी, तभी आप अंदर जा सकते हो। तो दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट इन द यूकैरियोट्स। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है सिमिलर है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। A special membranous structure is the mesosome। एक स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसे हमने मेसोसोम अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी मॉडिफिकेशन क्या है, एक फॉर्म है जिसे हम मेसोसोम्स कहते हैं। ये स्पेशल वही लिखा है, एक स्पेशल है और कैसा मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है जिसे मेसोसोम कहा जाता है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। और कैसे बने हैं कि जब सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो जाए तो क्या बन जाते हैं, मेसोसोम्स। देखो अब ये इनर मोस्ट वाली क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या हो जाए, ऐसे एक्सटेंशन हो जाए अंदर सेल के अंदर, तो ये क्या बन जाएंगे, इनको कहा जाएगा मेसोसोम। यही तो लिखा है, द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल, फिर इनको क्या कहा जाएगा, मेसोसोम्स कहा जाएगा।
दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। अब जो ये एक्सटेंशन है किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, 3 फॉर्म्स में मिलेंगे, मतलब मीजोफॉर्म्स हमें 3 फॉर्म में या 3 टाइप में मिल सकता है, जैसे कि वेसिकल्स के फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में और लैमेला के फॉर्म में। तो इन 3 टाइप में क्या मिलेंगे हमें, मीजोजोम्स। दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। क्या हेल्प करता है मीजोजोम, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PYQ पूछा गया है कि मीजोजोम्स का फंक्शन क्या है, क्या काम है इनका। तो जो मीजोजोम्स होते हैं सेल वॉल में फॉर्मेशन करते हैं, DNA रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PYQ पूछा गया कि क्या काम है मीजोजोम्स का, सेल वॉल फॉर्मेशन करना, DNA को रेप्लिकेट करवाना और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना डॉटर सेल्स में। अब ये और भी क्या क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, सिक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं, सरफेस एरिया भी बढ़ाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और एंजाइमेटिक कंटेंट भी। अब कुछ प्रोकैरियोट्स हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। इन सम प्रोकैरियोट जैसे कि साइनोबैक्टीरिया दे आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, उनके पास और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्म में, उनको कहा जाता है क्रोमैटोफोर्स विच कंटेन द पिगमेंट्स। तो उनके पास क्या मिलता है, पिगमेंट्स भी मिलता है। मतलब नॉर्मल जो बैक्टीरिया है वहाँ मीजोसोम्स मिलने वाला है, मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो जाए जब सेल में तो उसे मीजोसोम्स कहते हैं, 3 फॉर्म में मिल रहा है, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमेला। इसका काम क्या है, सेल वॉल बनाना, DNA को रेप्लिकेट कराना, फिर उसको डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कराना, रेस्पिरेशन में हेल्प करना, सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करना, सरफेस एरिया बढ़ा देना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और ताकि एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाना। ये सब काम होता है इनका मीजोसोम्स का। फिर हमने कहा कि मीजोसोम्स के अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, उनमें एक और मेम्ब्रेन, एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है जिसे क्या कहा जाता है, क्रोमैटोफोर्स कहा जाता है, और उसमें क्या मिलता है, पिगमेंट्स मिलते हैं। नाम से समझ आ रहा है, क्रोमैटो समथिंग रिलेटेड टू द कलर, दैट इज, तो वहाँ क्या मिलेंगे, पिगमेंट्स मिलेंगे। अब बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अब जो बैक्टीरियल सेल है वो मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी। मोटाइल मतलब खुद से स्वयं से चल भी सकता है और नहीं भी। इफ़ दे हैव थिन फिलामेंट एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला, उनके पास क्या होता है, थिन, एक मान लो ये प्रोकैरियोट है, एक थिन फिलामेंट स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला। कहाँ से निकलता है, उनकी सेल वॉल से। बैक्टीरिया शोज अ रेंज इन द नंबर एंड द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजिला। जो बैक्टीरिया हैं बहुत डिफरेंट रेंज दिखाते हैं कि कितने नंबर होंगे, 1 फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला, 3 फ्लैजिला, और कैसे अरेंज होगा फ्लैजिला। अब जो बैक्टीरियल फ्लैजिलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बैक्टीरियल फ्लैजिलम होता है वो किस चीज़ का बना होता है। 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। क्या क्या होता है, फिलामेंट होता है, हुक होता है, बेसल बॉडी। ये सबसे ऊपर ऐसा एक प्रोट्यूड से स्ट्रक्चर, उसे हुक कहते हैं, फिर फिलामेंट कहते हैं नीचे इस पोर्शन को, और सबसे नीचे होती है हमारी बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। और ये देखो, ये मान लो ये सेल का सरफेस है, तो फिलामेंट क्या है, सबसे लंबा पोर्शन है, और कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, वो सेल सरफेस से बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है। बिसाइड फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा और क्या क्या मिलता है इनके अंदर, पिलाए, फिम्ब्रे भी मिलते हैं, और ये क्या है, ये भी सरफेस स्ट्रक्चर है। पिलाए एंड द फिम्ब्रे आर ऑल्सो द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, लेकिन इनका कोई भी रोल नहीं होता है मोटिलिटी में। मोटिलिटी में कौन हेल्प कराएगा, सिर्फ फ्लैजिला। अब जो पिलाई है वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेशल प्रोटीन का बना होता है, और जो फिम्बरी होती है वो स्मॉल ब्रिसल फाइबर्स होते हैं स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल्स। मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे होते हैं ना ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स, ये होते हैं हमारे फिम्बरी जैसे। तो इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में दे आर नोन टू हेल्प अटैच अ बैक्टीरिया। तो इनका काम क्या होगा, मान लो यहाँ कोई सरफेस है, इन्हें अटैच करना है, तो फिम्बरे क्या हेल्प करेंगे, इसकी हेल्प करेंगे अटैच होने में टू द रॉक स्पेस स्ट्रीम्स में या फिर अपने होस्ट टिश्यू पे। तो फिम्बरे का काम है, जब बैक्टीरिया को किसी दूसरे सरफेस पर अटैच होना है तो उसको अटैच करवाएंगे। फ्लैजिला का काम है मोटिलिटी, मोटाइल मूवमेंट कराना, और पिलाई का काम होता है कॉन्जुगेशन कराना। जो हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ट्रांसफर होता है थ्रू पिलाई, तो वो कॉन्जुगेशन में, ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है। नाउ राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। जो राइबोसोम्स है और इंक्लूजन बॉडीज, जो प्रोकैरियोट्स हैं, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अब जो राइबोसोम से किसके साथ एसोसिएटेड थे, प्लाज्मा सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसके साथ एसोसिएटेड थे। अब दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर साइज एंड मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। इनका साइज क्या होता है, 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर के बीच में होता है, और ये 2 सब यूनिट्स को मिला के बनते हैं हमारे राइबोसोम्स, दैट इज 50s एंड 30s यूनिट, जो साथ में प्रेजेंट करके क्या बनाती है, 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अब ये डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं और जो यूकैरियोट्स हैं, राइबोसोम तो दोनों में थे, यहाँ भी राइबोसोम था
और यहाँ भी राइबोसोम था। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मिलता है 70S वाला राइबोसोम और यहाँ मिलता है 80S वाला राइबोसोम। जो 70S है उसको कौन मिलके बनाता है, उसको 50S और 30S मिलके बनाते हैं। 50S लार्जर सब यूनिट होती है, 30S स्मॉलर सब यूनिट होती है। 80S को 60S मिलके और 40S मिलके बनाते हैं। यहाँ पे 60S लार्जर यूनिट होती है और 40S स्मॉलर यूनिट होती है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम क्या साइट है, प्रोटीन सिंथेसिस की, प्रोटीन बनाने की साइट है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू द सिंगल एमआरएनए। कई बार बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, मान लो ये एक एमआरएनए और इस पर ऐसे बहुत सारे राइबोसोम्स आके अटैच हो गए एक सिंगल एमआरएनए पे, तो इस चीज़ को कहा जाता है पॉलीसोम कहा जाता है या फिर एग्रासोम कहा जाता है। दोनों सेम वर्ड यूज़ किए जाते हैं, कई बार पॉलीसोम भी बोलते हैं और एग्रासोम भी कहते हैं। एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स बोल दो या फिर पॉलीसोम बोल दो या फिर एग्रासोम। तो ये तीनों ही इसी के नाम है। जब एक सिंगल एमआरएनए पे बहुत सारे हमारे राइबोसोम्स आके अटैच हो जाए तो ये बन जाएगा पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। अब जो राइबोसोम है पॉलीसोम का ट्रांसलेट करते हैं एमआरएनए को प्रोटीन्स में, क्या करेंगे, एमआरएनए को प्रोटीन में बनाएंगे। तो क्या होगा वहाँ पे, दैट इज ट्रांसलेशन। फिर जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ क्या है, अब जो रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोट में, मतलब अब वो उसने अपना न्यूट्रिशन वगैरह ले लिया, अब ये तो नहीं वो सारा हाथों हाथ यूज़ कर देगा, अब उसे कुछ वो स्टोर करके बचा के रखेगा। तो जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोट सेल्स में वो स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में। और किसकी फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में। हमने ये भी पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि उनके पास कुछ एक स्पेशल होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। फिर हमने पढ़ा था कि उसके पास एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन का ही क्या है, मॉडिफिकेशन है, वो क्या था, मीजोसोम्स। जो 3 टाइप में मिल रहे मीजोसोम्स थे वहाँ पे, उसका काम क्या था, सेल वॉल बनाना, डीएनए रेप्लिकेशन कराना, डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, रेस्पिरेशन कराना, ये सारी चीज़ें। तो अब जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा खाना चीज़ है वो कहाँ स्टोर होगी, साइटोप्लाज्म में, किसके फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में। दीज आर नॉट बाउंड बाय द एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, इसे कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम बाउंड नहीं करेगा और ये ऐसे फ्री पड़े रहते हैं साइटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, ये किसके एग्जाम्पल है जो हम पढ़ रहे हैं, क्या है, ये रिजर्व मटेरियल के ग्रेन्यूल्स है। रिजर्व मटेरियल जो इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में पढ़े थे, इंक्लूजन बॉडीज़ हैं। जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो गया, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल होगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कि क्या क्या होता है। तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये सारे। अब जो गैस वैक्यूल है किस में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन में और पर्पल एंड द ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। गैस वैक्यूल किस में मिलता है, ब्लू ग्रीन में, पर्पल में और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलता है। तो हमने यहाँ पे राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज देख लिया। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूकैरियोटिक सेल से। हमने इस पार्ट में पूरा प्रोकैरियोटिक सेल खत्म करा है कि प्रोकैरियोटिक वैसे छोटा ही सेल था, क्या क्या है, और बेसिकली फिर हमने ये पढ़ा स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन की सेल क्या है, क्या बेसिक चीज़ें हैं, क्या यूकैरियोटिक सेल, क्या प्रोकैरियोटिक सेल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल से, तब तक इसको पढ़ लेना। अगर कोई डाउट आए तो मेंशन कर देना, मैं उसको ट्राई करूँगी सॉल्व करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।